बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, हमास से निपटने में नाकाम इसराइल के 79 फलस्तीनियों पर बमबारी। एक ही रोज में 410 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और खवातीन थे। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद तकरीबन 3000 और जख्मियों की तादाद 9000 हो गई है। गजा के शिमाल, वस्त और जनूबी इलाकों में काफिलों, मार्केटों और बंदरगाह पर हमले किए गए। इसराइली बमबारी से 4 गैर मुल्कियों समेत 9 यरगमाली भी हलाक हुए हैं, जबकि अमरीका ने तस्दीक की है कि इसराइल फलस्तीन लड़ाई के दौरान हलाक अमरीकी शहरियों की तादाद अब 29 हो गई है। 4 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर, जबकि 20 लाख पानी से महरूम हैं। इसराइल का गजा के शिमाल में 22 अस्पताल भी खाली करने का हुक्म दिया गया है। गजा पर बरी, फजाई और बहरी हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू कहते हैं जंग के अगले मरहले का वक्त आ पहुंचा है। इसराइली फौज की लेबनान सरहद पर हिजबुल्लाह से भी झड़पें हुई। शाम के सरहदी इलाके पर भी तोपों से हमला किया गया। हल्ब शहर के 9 तामीर शुदा रनवे पर दोबारा बमबारी की गई और इसे एक बार फिर नाकारा बना दिया गया है। फलस्तीनी और लेबनानी मुजाहमती तंजीमों के जवाबी हमले। खान यूनिस में इसराइली फौज की 3 गाड़ियां तबाह कर दी गई। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों पर भी हमले किए गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के फाइटर्स को इसराइली फौजियों से मुतालिक ठोस मालूमात थीं। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के दौरान हमास के फाइटर्स ने फौजी अड्डों में कम्युनिकेशन सर्वर ही नाकारा बना दिया था, जिसके सबब राब्ते ना हो सके थे। इसराइल की जानिब से ज़मीनी कार्रवाई जल्द शुरू किए जाने के ऐलान पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह ने हुकूमत को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया, तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया। इसराइल फौज के अफसर ने रजाकारों को जंग में झोंकने पर हुकूमत को वार्निंग दे दी। कहा, गैर तरबियत याफ्ता रजाकारों के लिए गजा दोज़ख साबित होगा। गजा में वहशियाना ज़मीनी कार्रवाई से पहले मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिशें की गईं। इसराइली फौज का तल अबीब में बरतानवी टीवी की टीम पर हमला, तशद्दुद का निशाना बनाया। बंदूक की नोक पर बरतानवी टीवी के सहाफ़ियों को हिरासत में ले लिया। बरतानवी टीवी ने रद्द अमल में कहा कि धमकी और हिरासा किए बिना सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त होनी चाहिए। इसराइली हुकूमत की बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले इसराइली सहाफ़ी के घर का घेराव किया गया। इंतहा पसंद यहूदियों की सहाफ़ी को बागी करार देकर घर में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। इसराइल फ्रे ने गजा पर बमबारी से जाँ भाग फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की थी। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कसीम ने कहा, जो अंजाम खत्ते में दाइश का हुआ वही इसराइल का भी होगा। ईरान के वजीर ख़ारजा ने कहा कि अभी एक सियासी रास्ता मौजूद है और वो इस पर अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब से बात करेंगे। ईरानी वजीर ख़ारजा ने इसराइल का साथ देने वालों को भी खबरदार किया और कहा कि चंद घंटों में ये मौका ख़त्म हो जाएगा। ईरानी वजीर ख़ारजा का कहना था, अगर लड़ाई में हिजबुल्लाह शामिल हुई तो इसराइल पर इसके तबाहकुन असरात होंगे। इसराइली फौज के कर्नल ने भी क़यादत को खबरदार किया है कि गजा में ज़मीनी कार्रवाई रज़ाकार फौजियों के लिए दोज़ख साबित होगी, क्योंकि उन्हें इस जंग की मुनासिब तरबियत नहीं दी गई। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से इसराइल फ़लस्तीन जंगबंदी के लिए करारदाद पर कल वोटिंग का मुतालबा कर दिया। रूस का कहना है जंगबंदी के लिए ये फौरी इक़दाम इंसानी बुनियादों पर किया जाएगा। इसराइल ने जंगबंदी करारदाद पर वोटिंग का मुतालबा इसराइल की जानिब से ज़मीनी कार्रवाई से पहले किया है। खेल के मैदान से खबर है, वर्ल्ड कप क्रिकेट में पाक भारत मुकाबले के रंग फीके पड़ गए। मेगा इवेंट के बड़े मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लाई किया, लेकिन कप्तान की विकेट क्या गिरी, पूरी टीम ही क्रैश कर गई। सिर्फ 36 रन के इजाफे से 8 विकेटें गिर गईं। तीसरी विकेट 155 पर गिरी, पूरी टीम 191 रन पर ढेर हो गई।
शायकीन से भरा अहमदाबाद का मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जहां रोहित शर्मा ने टॉस जीता, पाकिस्तान ने बैटिंग की। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने 41 रन की बुनियाद रखी। अब्दुल्ला 20 रन बनाकर आउट। कप्तान बाबर आजम आए, लेकिन स्कोर 73 हुआ तो इमामुल हक 36 पर पांड्या का शिकार बन गए। तीसरी विकेट पर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने 82 रन की शराकत लगाई। 57 गेंदों पर कप्तान की 50 मुकम्मल हुई, लेकिन अगली गेंद पर कप्तान की इनिंग्स तमाम। बस इसके बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी लग गई। 36 रन के इजाफे से पाकिस्तान की 8 विकेटें गिर गईं। सऊद शकील 6, इफ्तिखार अहमद 4, मोहम्मद रिजवान 49 रन बनाकर आउट। शादाब खान 2, मोहम्मद नवाज 4, हसन अली 12 रन और हारिस 2 रन बनाकर आउट हुए। टीम 42.5 ओवर में 191 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन 12 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बुमराह, सिराज, पांड्या, कुलदीप और जडेजा ने 2-2 विकेटें हासिल की। 192 रन का आसान हदफ। कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तानी अटैक पर भरपूर अटैक किया। शुभमन गिल ने चंद स्ट्रोक खेले, स्कोर 23 पर पहुंचा तो शुभमन शाहीन का शिकार बन गए। अब विराट कोहली आए, लेकिन दूसरे एंड से रोहित का बैट रन्स उगलता रहा। विराट भी 16 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा रन्स बढ़ाते रहे। टीम का स्कोर 156 हुआ तो रोहित शर्मा आउट हो गए, लेकिन वो 63 गेंदों पर 86 रन बनाकर मैच को पार लगा गए। रही सही कसर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने पूरी कर दी। भारत ने मैच 31वें ओवर में 7 विकेट से बासानी जीत लिया। श्रेयस 53 रन और केएल राहुल 19 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शाहीन आफरीदी ने 2 और हसन अली ने 1 विकेट हासिल की। इस फतह के बाद भारत 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर पहुंच गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर का कहना है, भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी टीम कुछ डरपोक सी रही, बैटर्स बहादुरी से ना खेले, भारत को उम्दा बॉलिंग का क्रेडिट जाता है। मिकी आर्थर ने इन ख्यालात का इजहार मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। I just think we were a little bit timid tonight with our overall performance. I would have liked us to really take the game on just a little bit more. It's a massive occasion, as we know, but I think we just went into our shells just a little bit, and to go from 155 for 2, if it was, to 190 odd all out is just not on. Yeah, credit to India. I thought they bowled really well, but I just thought our performance was just a little bit timid. It didn't seem like an ICC event tonight, let's be brutally honest. It seemed like a bilateral series. It seemed like a BCCI event. I didn't hear Dil Dil Pakistan coming through the microphones too often tonight. वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी ने शायकीन को मायूस किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आने वाले शायकीन का कहना था, पाकिस्तानी टीम अच्छा नहीं खेली, बाबर आजम के बाद बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई। पाकिस्तान शायद प्रेशर में, इंडिया का प्रेशर में आ गए हैं और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए आज। बाबर आजम से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन उनके जाने के बाद में थोड़ा सा निराशा ही मिली हमें। और ऐसे आप देखोगे पूरे मैच के दौरान पाकिस्तान टीम प्रेशर में लगी। हम उम्मीद कर रहे थे, एक भी 6 नहीं लग पाया। सिर्फ शाहीन अफरीदी को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा ना, सब लोगों की परफॉर्मेंस अंडर ही रही, जो अंडर एक्सपेक्टेशन रही। पाकिस्तान की वो टीम ही नहीं थी जो टीम होनी चाहिए थी। बट वी आर लुकिंग फॉर अनदर मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन द सेमीफाइनल और फाइनल। बाबर आजम से काफ़ी उम्मीदें थी और अपना जो अब्दुल्ला शफीक था वो भी अच्छा खेल रहा था, बट एट द एंड इंडिया अच्छी खेली तो मैच जीत गए। पाकिस्तान का पोटेंशियल था लेकिन खेल नहीं पाई ठीक से मेरे हिसाब से। गेंदबाजी शाहीन शाह अफरीदी ने अपने दम से पूरी नहीं करी, बट अगले मैच के लिए आपको ऑल द बेस्ट। बुमराह और कुलदीप यादव, वो सेशन है, बहुत अच्छा बॉलिंग करना है और पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर थोड़ा वीक है। रोहित शर्मा वाज अमेजिंग। हमें लगा 300 रन तो चेस मिलेगा इंडिया को, बट इट वाज अनएक्सपेक्टेड। इट वाज अ ग्रेट विन फॉर इंडिया। नाउ वी आर लुकिंग फॉर सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स फॉर इंडिया। जैसे कि इंडिया ने खेला, बढ़िया खेला है कि अगर पाकिस्तान की टीम ऐसे ही खेलती तो मैच का हाल और कुछ होता है। मजा सर जब आता, जब कुछ पाकिस्तानी फैंस भी होते, दिल खुश हो जाता, मजा आ जाता। सही उनको वीजा ही नहीं दिया। पाक आर्मी के ताउन से ग्रेटर कैंपस स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया गया। इवेंट में जामिया पेशावर ने ट्रॉफी जीत ली, जबकि एथलेटिक्स मुकाबलों में टाइटल इस्लामिया कॉलेज के नाम रहा। पाक आर्मी के ताउन से ग्रेटर कैंपस स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर। जामिया पेशावर ने ट्रॉफी जीत ली, जबकि एथलेटिक्स मुकाबलों में टाइटल इस्लामिया कॉलेज के नाम रहा। हमने टग ऑफ वार में हमने मुकाबला किया है, इंटर कैंपस हमारे मुकाबले हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीत लिए ये मुकाबला। बास्केटबॉल के मुकाबलों में पेशावर यूनिवर्सिटी ने चैंपियन का एजाज हासिल कर लिया। खवातीन के बैडमिंटन मुकाबलों में पेशावर यूनिवर्सिटी, जबकि रस्सा कशी ज़रा यूनिवर्सिटी ने जीत ली।
इस तरह की गेम्स होनी चाहिए, जिस तरह पाक आर्मी ने हमारे लिए गेम्स अरेंज किए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि इसमें लड़कियों को भी बराबर का हिस्सा मिला है। यूनिवर्सिटी लेवल से या कॉलेज लेवल से इस तरह के इवेंट हो तो ये कि लड़कियों में इंकरेजमेंट आती है। इस मौके पर मेहमान खसूसी आईजी फ्रंटियर कोर नॉर्थ मेजर जनरल नूर वली ने कहा कि स्पोर्ट्स गाले के इनेकाद से खिलाड़ियों की सलाहियतों में इजाफा हुआ। खेलों की सरगर्मियां हर यूनिवर्सिटी की सतह पर होनी चाहिए। फ्रंटियर कोर नॉर्थ मेजर जनरल नूर वली ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ शिबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 17 और 18 अक्टूबर को चीन का दौरा करेंगे। वो बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैनुल अक़वामी ताउन में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म को फोरम में शिरकत की दावत चीन के सदर शी जिनपिंग ने दी है। अनवारुल हक काकड़ इस मौके पर चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। अनवारुल हक काकड़ बीजिंग में फोरम में शरीक दीगर ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। वतन वापसी से पहले निगरान वज़ीर आज़म की चीन में सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात होगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर वक्फे से बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। अल्लामा इकबाल टाउन, सब्ज़जार, समनाबाद के इलाकों में बारिश हुई। लाहौर में मौसम की खराबी के सबब अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों की लैंडिंग में दुश्वारी रही, ताहम कई घंटे बाद परवाज़ों की लैंडिंग बहाल हो गई। शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरावाला, सियालकोट और सरगोदा समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। इस दौरान लेस्को रीजन में 84 फीडर स्ट्रिप कर गए। रात में वक्फे से बारिश के बाद लाहौर शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। जी, लाहौर समेत पंजाब के अंदर होने वाली गुज़श्ता रात की बारिश के बाद से लाहौर में तो खुनकी शुरू हो गई है और काफ़ी हद तक अगर हम ये कहें कि पंखे भी बंद हो गए हैं तो बिल्कुल ऐसा ही है। रात के 2 स्पेल आए हैं और लाहौर में 112 मिलीमीटर बारिश सबसे ज़्यादा कटबा चौक में रिकॉर्ड की गई है। और बारिश होने के बाद से जो स्मोक थी, जो धूल थी और गंदगी थी, वो काफ़ी हद तक धुल चुकी है। सड़कें भी साफ़ हुई हुई हैं। जो माहौल है और फ़ज़ा है उस पर काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है और गर्मी की जो शिद्दत थी उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आई है। लाहौर में इस वक्त दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 78% है। जी आगे बढ़े खबर दें। कराची के इलाके सोहराब गोट में 2 गिरोहों में जुम्मे को झगड़े में जख्मी 5 अफराद में से एक शख्स दम तोड़ गया। झगड़ा मस्जिद की दुकानों में सियासी जमात का दफ्तर खोलने पर हुआ था। गुलबहार के इलाके में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, जबकि कटी पहाड़ी के करीब मुबैना मुकाबले में मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। अलादीन पार्क के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग करके डाकू ने शहरी को जख्मी कर दिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए थाना कल्चर को बेहतर करना होगा, ऐसा कहना है डीआईजी साउथ का। ताजिरों ने चंद रोज़ में पुलिस कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल इस वक्त हम डीआईजी साउथ ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ कराची के ताजर एतहाद के जो चेयरमैन हैं वो भी मौजूद हैं, साथ साथ डीआईजी साउथ भी मौजूद है। दोनों से बात करेंगे। पुलिस जितना लोगों से दूर होगी उतना ज़्यादा हमें दुश्वारी होगी। बहुत ही अच्छा इक़दाम है डीआईजी साहब असद रज़ा साहब का कि ये बहुत ज़्यादा इस वक्त हमारे राब्ते में है। डीआईजी साउथ भी असद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि एक नए अज़म और एक नए वलवले के साथ जो है ना वो आवाम की खिदमत करें और उसमें जो ताजर तबका है वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रायोरिटी का हामिल है। और इसीलिए उसी सिलसिले की कड़ी थी कि कल हमने अतीक मीर साहब की सरबराही में डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके साथ हमने मीटिंग की है। उसी में थाना कल्चर की तब्दीली, इसी तरह से जो शिकायत हैं लोगों को स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, बत्ताखोरी के हवाले से, किसी भी किस्म की किसी थाने के अमले की जानिब से कोई गफलत सामने आती है तो फौरी तौर पर उसके खिलाफ जो है वो ना सिर्फ एक्शन लिया जाएगा बल्कि जो भी इस हवाले से चीज़ें सामने आएंगी उस पर भी जो है फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी कांस्टेबल की बेटी ने रहीम यार खान की यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली। अनम एहसान को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। कांस्टेबल की बेटी की नुमाया कारकर्दगी पर डीपी
और रिजवान उमर गोंदल ने अपने ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया। महकमा पुलिस की जानिब से बच्ची की जहानत, मेहनत, तालीम में लगन और एजाज़ हासिल करने पर यादगारी शील्ड, गुलदस्ता और 1 लाख रुपये बतौर नकद इनाम दिया गया और मज़ीद तालीम के हुसूल में हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई है। DPO ने काबिल फ़ख्र तालिबा और उसकी फैमिली को बाद में प्रोटोकॉल के साथ सरकारी गाड़ी में घर के लिए रवाना किया। दुनिया भर में आज देही ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इमरान चौधरी की रिपोर्ट देखिए। बच्चे को झूला झुलाती हुई ये मुमताज माई है जो सुबह सवेरे घर के काम काज से फारिग होकर खेतों को रवाना हो जाती है। गुज़िश्ता 20 साल से इसकी जिंदगी का यही मामूल है। शादी के बाद इसकी जिंदगी मजीद सख्त हो गई। बच्चों की देखभाल समेत खानदान की जिम्मेदारी ने इसके चेहरे पर वक्त से पहले बुढ़ापे के नक्श डाल दिए। 6 घंटे रोजाना की मुशक्कत के बदले 300 रुपए और अपने खावन की दिहाड़ी के 800 रुपए मिलाकर अपने घर के अखराजात को चलाना मुमताज माई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मेहनत मजदूरी करते थे बच्चे, महंगाई इतनी है, गुजारा नहीं होता पिया, बच्चे निके निके। खेतों में काम करने वाली हर खातून के पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है जो इसको सख्त मौसमी हालात के बावजूद भी खेत खलियानों में काम करने पर मजबूर कर देती है। न कोई कमान वाला बंदा बीमार है, अपनी मेहनत सिर ते करके ते 6 बेटियां एक बेटा, बेटा स्कूल पढ़ता, छोटा बेटियां बड़ियां। हमारे मुआशरे की देही खवातीन का सबसे बड़ा इस्तेहसाल इनकी मेहनत के मुताबिक मुआवजे का ना मिलना है। देही खवातीन को उनकी मेहनत के मुकाबले में कम उजरत दी जाती है, जिसकी एक बड़ी वजह इन देही खवातीन के पास खेतों में काम करने के अलावा किसी और ऑप्शन का ना होना है। ऐसे में इनको घरेलू दस्तकारी या कोई और हुनर सिखाकर इनकी आमदनी में इजाफा किया जा सकता है। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान।